तो ये ऐसे तो dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये dp बाई dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑन पार्टिकल। अच्छा, एक बात, ये जो न्यूटन सेकेंड, ये न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, इसी को जब लैंग्वेज में डिफाइन करते हो तो बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लैंग्वेज में जब न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन करना होता है, यहां पर सबसे जरूरी बात क्या कि सिंपली मोमेंटम फाइंड करना है किसी पार्टिकल का, तो ये काम कोई भी रिफरेंस फ्रेम कर सकता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। यहां पर ये जो मोमेंटम है, आइदर विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, कोई भी ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम फाइंड कर सकता है। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, dp बाई dt, यदि dp बाई dt, यदि मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये काम ओनली इनर्शियल के रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम ओनली। सुनो, एक रिस्ट्रिक्शन, आपको कोई बॉडी और पार्टिकल है, इसका मोमेंटम फाइंड करना है, ये कोई भी ऑब्जर्वर फाइंड कर सकता है इसके मोमेंटम को, इनर्शियल वाले भी नॉन इनर्शियल वाले भी। जो फाइंड करेगा वो अपने रिस्पेक्ट वाला वेलोसिटी यूज करेगा। हम फाइंड कर रहे हैं कि इस बॉडी का मोमेंटम, तो हम अपने रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो डालेंगे। आप फाइंड कर रहे हो उसी बॉडी का मोमेंटम, तो आपके रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो डालोगे। लेकिन यदि इस मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है, तो ये काम, तो उस केस में ये मोमेंटम इनर्शियल के रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। ये एक रिस्ट्रिक्शन जो आप लोग को नहीं जरूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब रिजल्ट को यूज करना होता है तो इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। सिर्फ मोमेंटम फाइंड करना है तो ये कोई भी रिफरेंस फ्रेम फाइंड कर सकता है, लेकिन यदि मोमेंटम को बाद में डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये काम उस केस में मोमेंटम पहले से फाइंड किया हुआ होना चाहिए इनर्शियल के रिस्पेक्ट में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो dp बाई dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, और न्यूटन का कोई भी लॉ वैलिड होता है इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एंड इट इज वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। It is valid with respect to inertial reference frame। तो चूंकि dp बाई dt फोर्स के प्रोपोर्शनल में आना है, जो न्यूटन सेकेंड लॉ होगा, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, इसलिए dp बाई dt वैलिड होना चाहिए इनर्शियल के रिस्पेक्ट में। मतलब आप यदि ये रिलेशन के लिए मोमेंटम निकाल रहे हो, तो ये जो मोमेंटम देख रहे हो यहाँ पर, ये इनर्शियल के रिस्पेक्ट वाला मोमेंटम होना चाहिए। इनर्शियल डिफरेंस फ्रेम मतलब ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड से अटैच ऑब्जर्वर को इनर्शियल बोलते हैं। जरूरी नहीं है, यदि ग्राउंड के नजर में आप दौड़ रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब भी आप इनर्शियल कहलाओगे। या तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे आप, तब भी इनर्शियल कहलाएंगे, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करोगे, तब भी इनर्शियल कहलाओगे।
तो वैसा ही ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मोमेंटम होना चाहिए बॉडी का। चलो, तो ये हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते ये सब बात पता होना चाहिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए। सिर्फ dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू f इतना जान के आगे बढ़ जाते हो लॉज ऑफ मोशन में, ये सब बात का ख्याल नहीं रखते हो कि ये सब इक्वेशन किस रिफरेंस फ्रेम में वैलिड होगा नहीं होगा। 11th लेवल में तो नहीं ये ध्यान पर रखते हो, कम से कम अब तो लास्ट है ये सब बात। एमएससी में थोड़ी आपको न्यूटन सेकेंड लॉ बताया जाएगा, अब तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ कोई नहीं पढ़ाने चल जाएगा फ्यूचर में। ये लास्ट था, इसलिए यहाँ पर उसका रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस पता डिस्क्राइब कर लिया हम लोग। उतार लिए? यस सर। अच्छा, एक बात और सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात। हम लोग ये जो मोमेंटम डिफाइन किया था वो एक पार्टिकल का मोमेंटम, एक पार्टिकल का मोमेंटम। ये स्टार्टिंग में मोमेंटम का डिफिनीशन जब देने गए थे वो था मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम। तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ये भी है न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए सिंगल फोर्स एफ। मतलब एक पार्टिकल का सिस्टम था और उस पर एक फोर्स लग रहा था एफ, उसके लिए ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अभी हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइन किया है, ये इसको बोलेंगे सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल acted upon by a single force F, acted upon by a single force F। जब एक पार्टिकल था उस पर एक सिंगल फोर्स लग रहा था तो उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू एफ। बाद में हम लोग क्या क्या चेंजिंग करने वाले हैं, एक पार्टिकल होगा और बहुत सारे फोर्सेस लग रहा होगा, उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होगा। फिर क्या करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स भी होगा और बहुत सारे फोर्सेस भी होगा, उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्म कैसा होगा। यही सब डिफरेंस होना है अभी आज का क्लास लगभग वही होगा। आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटोनियन मैकेनिक्स देखना है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी दो मैकेनिक्स, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो हम लोग अभी ट्रांसलेशनल की बात कर रहे हैं। ये ट्रांसलेशनल न्यूटन्स लॉ न्यूटोनियन डायनामिक्स, ये लीनियर मोमेंटम डिफाइन किए हैं, ये ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड मोमेंटम है। कोई बॉडी मान लो कोई पाथ पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड भी न्यूटोनियन डायनामिक्स देखेंगे तो वो नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में सब कुछ ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड काम करना। ट्रांसलेशनल मोशन में एक मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, और उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ इस टाइप का dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू f, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। देखो इस इक्वेशन में बहुत बात कर रहे हैं। एक बार बोला कि इट इज न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, अब फिर बोल रहे हैं कि इट इज सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए सिंगल फोर्स। एक पार्टिकल था उस पर एक फोर्स लग रहा था, उसके लिए ये न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे अभी हम लोग।
तो ओरिजिनल फॉर्म न्यूटन सेकेंड लॉ का तो यही था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू एफ। बस ये ध्यान रखना कि ये काम हम लोग एक पार्टिकल के लिए कर रहे हैं और वो एक्ट कर रहा है, उस पार्टिकल पर एक ही गो फोर्स लग रहा है, उसके लिए ये न्यूटन सेकेंड लॉ। फिर इसको, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना होगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। तो F बराबर हो जाएगा 1/k इंटू dp/dt। k को इधर कर दिए, F बराबर इतना, और 1/k भी एक नया कांस्टेंट होगा, न्यू कांस्टेंट k डैश। जब k एक कांस्टेंट है तो 1/k भी एक न्यू कांस्टेंट होगा। इसको इधर कर दिए ना, 1/k हो गया ना, F बराबर 1/k इंटू dp/dt, और 1/k एक न्यू कांस्टेंट k डैश, और ये dp/dt तो p की जगह मास इंटू वेलोसिटी, p बराबर mv। फिर मास को बाहर कर लोगे, इस डिफरेंशिएशन से मास को बाहर कर लो, ये dv/dt, और उतारो पहले इतना। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ देख रहे हैं, एक पार्टिकल का सिस्टम था उसके लिए, जब उस पर एक ही गो फोर्स लग रहा था उसके लिए। कहोगे ऐसा बात 11-12 लेवल में ऐसा ये सब बात तो नहीं बोला जाता था, एक पार्टिकल एक फोर्स, तो ये सब नहीं किया वहां पर, ये इनकम्प्लीटली आप पढ़ के आए हो, इसके बारे में कंप्लीट बात आप नहीं जान के आए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। खाली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू एफ, ये फोर्स है, मोमेंटम है, किसका मोमेंटम है, किस पर का फोर्स है, कोई बॉडी का मोमेंटम है कि एक पार्टिकल का मोमेंटम है कि ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम है। तो हम लोग स्टार्टिंग काम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल का मोमेंटम की बात किया, उस एक पार्टिकल पर एक सिंगल फोर्स लगाया, उसके लिए ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं इस बात पर, इस बात पर क्यों हम एक पार्टिकल एक सिंगल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगला बात जब करेंगे तब आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, क्यों बार बार बोला जा रहा है बात। चलो यहां तक ले आए, हो गया। Yes. हो गया सर। तो ये थोड़ा प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ हटा दिया, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। फिर के को इस साइड लाए तो 1/k हुआ, 1/k को एक न्यू कांस्टेंट मान लिया k डैश, p की जगह m इंटू भी रखा, तो ये f बराबर k डैश m, और dv/dt तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, ये दिख रहा है ना, dv/dt लिखे थे यहाँ, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर ना जबरदस्ती क्या किया गया है, के डैश का वैल्यू को 1 किया गया जबरदस्ती। वो कैसे, तो ऐसे, इफ फोर्स F इक्वल टू 1 न्यूटन, मास इक्वल टू 1 kg एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तीनों चीज का वैल्यू 1 हुआ, तो क्लियरली के डैश का भी वैल्यू 1 होगा। तो अब आपका आ गया ये क्या, F इक्वल टू m इंटू ए, F बराबर ma।
तो देखो ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ ही है, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ ही है, उसको डिराइव्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ बोलेंगे। ओरिजिनल फॉर्म हुआ डीपी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एफ, वो ओरिजिनल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का, और वहीं से ये रिलेशन डिराइव किए हो। इट इज ऑल्सो न्यूटन इट इज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड फॉर्म, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ किसके लिए? फॉर ए सिंगल पार्टिकल, फिर से लिख रहे हैं इस बात को, फॉर ए सिंगल पार्टिकल acted upon by a single force, by a single force। तो dp by dt प्रोपोर्शनल टू f, ये ओरिजिनल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का, और वहीं से ये रिलेशन लाया, इसको भी न्यूटन सेकेंड लॉ बोलेंगे, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, जब एक पार्टिकल है और बहुत सारे फोर्सेज लग रहा है उस पर, उस केस में न्यूटन सेकेंड लॉ कैसा होगा, वो इक्वेशंस कैसा होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग को करना वो ये, सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेज। अगला बात करना है सेकेंड लॉ फॉर ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेज। एक पार्टिकल है और उस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहा है, F1 F2 Fn, बहुत सारा फोर्सेज लग रहा है, और एक सिंगल पार्टिकल पर, एक सिंगल पार्टिकल जिसका मास m और बहुत सारे फोर्सेज उस पर लगा। इसके लिए ये इक्वेशन इस टाइप का सिचुएशन के लिए कैसा होगा। तो ऐसा है, इस केस में एक, उधर लिख लिए, यस Yes, सर। देखो यहां पर जब ऐसा केस हो, जब बहुत सारे फोर्सेज एक सिंगल पार्टिकल पर लगा हो, तो वहां पर एक प्रिंसिपल वैलिड होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसका यूज किया जाता है इस केस में, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिखेंगे यहां पर, देन हियर वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब, इसका कहना है कि पहले लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट the effect of a force on a particle will be independent from the action of other forces at the same instant of time।
यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या इसका मीनिंग है इस प्रिंसिपल का? करो। हो गया? यस सर। देखिए ऐसा है कि कोई एक फोर्स का जो इफेक्ट होगा इस पार्टिकल पर, वो इस सब फोर्सेज के इफेक्ट से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये कि मान लो ये एक पार्टिकल था, इस पर अकेले F1 एक्ट कर रहा था और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो इसके द्वारा इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सपोज करो A1 नाम का। लेकिन अब मान लो उसी पार्टिकल पर F1 के अलावा एगो और फोर्स लगने लगा F2। तो देखो अब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन A1 नहीं होगा, कोई नया एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इस न्यू एक्सेलरेशन में F1 का कंट्रीब्यूशन अभी भी A1 ही होगा। F2 के आ जाने से F1 का जो इफेक्ट था उसमें चेंजिंग नहीं होगा। कहोगे कैसे नहीं? इस बॉडी का एक्सेलरेशन अकेले जब F1 था तो A1 था, अब F1 के साथ साथ F2 भी लगने लगा तो अब तो एक्सेलरेशन A1 नहीं रहा, एक नया एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, एक न्यू एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन उस न्यू एक्सेलरेशन के अंदर F1 का इफेक्ट A1 ही होगा। जैसे होता नहीं है कि मान लो आप अकेले बैठते हो खाने के लिए, 4 रोटी खा रहे हो, तो जो स्टॉक है रोटी का वहां 4 गो खत्म हुआ। लेकिन आपके साथ कोई बैठ जाएगा खाने, तो जो स्टॉक है वहां अब 4 से ज्यादा खत्म होगा। लेकिन कितनों खत्म हुआ, आप अभी भी 4 गो खाए हो। पहले 4 गो खत्म हो रहा था स्टॉक में से, अब 10 गो खत्म हो रहा है। ये तो स्वाभाविक है कि एक आ गया, दूसरा कोई आ गया, तो अब नेट जो जो खपत हो रहा है रोटी का वो 10 गो। लेकिन उस 10 गो में आपका कंट्रीब्यूशन अभी भी 4 ही गो है। तो नेट में तो चेंजिंग होबे करेगा, इस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन में तो चेंज करवे करेगा, नेट एक्सेलरेशन A, लेकिन उसमें इसका कंट्रीब्यूशन अभी भी A1 ही रहेगा। यानी किसी एक फोर्स के आ जाने से दूसरे फोर्स के इफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं। उस पार्टिकल का बॉडी का नेट एक्सेलरेशन चेंज कर जाएगा, अब A1 नहीं रहेगा, एक नया एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन ऐसे समझो ना, ऐसे अकेले F1 लगाया तो इसमें A1 अमाउंट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। अब क्या करो, यदि F2 लगता, F1 नहीं लगता, मान लो F2 लगाया, तो अब इस पार्टिकल में A2 अमाउंट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अब हम दोनों फोर्सेज को साथ साथ लगा रहे हैं, F1 भी लगाया और F2 भी लगाया एक साथ एक ही टाइम पर। तो अब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ना A1 होगा ना A2 होगा, एक न्यू एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इस न्यू एक्सेलरेशन जो होगा ना, इसमें F1 का कंट्रीब्यूशन A1 होगा और F2 का कंट्रीब्यूशन A2 होगा, और दोनों एक्सेलरेशन का वेक्टर सम के बराबर उसका नेट एक्सेलरेशन होगा। यानी सभी फोर्सेज अपना अपना इंडिविजुअल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। आप धकेल रहे थे, आपका बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा था, हम आए तो हम भी फोर्स लगाए, तो हमारे द्वारा भी कुछ एक्सेलरेशन उसमें आया, तो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन चेंज करेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को रफली आप समझेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हो कि वो फिगर ड्रॉ कर लोगे वो वाला,
इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा यदि मेंशन करें तो ये बोल सकते हैं कि दैट इज ईच फोर्स प्रोड्यूस separately an acceleration in body or particle। सभी फोर्सेज का अपना अपना एक्सेलरेशन होगा इंडिविजुअली, and the net acceleration of particle will be equal to vector sum of individual acceleration। सभी फोर्सेज अपना अपना इंडिविजुअल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो उस पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन होगा उस सब इंडिविजुअल एक्सेलरेशन के वेक्टर सम के बराबर। वेक्टर सम करना होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें रिजल्टेंट के लिए वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर को इसका ख्याल रखना होता है नेट फाइंड करने में। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज ये बोल रहे हैं कि मान लो ये उस बॉडी और पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन ए है, तो ये जो होगा सब इंडिविजुअल फोर्सेज के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया बॉडी में उस सभी एक्सेलरेशन के वेक्टर सम के बराबर। F1 के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया गया एक्सेलरेशन, ये F1/m। F2 के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया जाएगा एक्सेलरेशन, F2/m। अरे एक पार्टिकल के लिए और एक फोर्स के लिए ये फॉर्मूला अभी डिराइव किया था ना, नहीं दिखाई दे रहा है। एक फोर्स हो और एक पार्टिकल हो तो F बराबर है में ये तो डिराइव किया था अभी कुछ देर पहले। तो यहां बात करेंगे तो एक के गो फोर्स है, एगो पार्टिकल है, इसके लिए तो F बराबर m में यूज करेंगे, तो A बराबर F/m, A बराबर F/m हो जाएगा। A1 बराबर F1/m, A2 बराबर F2/m, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, F1/m प्लस F2/m एंड सो ऑन। यहां से m को इधर कर लो तो एक साइड हो जाएगा कितना, F1 प्लस F2 प्लस प्लस Fn इक्वल टू m इंटू a। देखो ये आया न्यूटन सेकेंड लॉ, कब, जब एक पार्टिकल हो और उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहा हो, उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ये आया। उतारिए पहले इसको। हो गया? यस सर, हो गया। तो सबसे पहला मैकेनिक्स आप अभी देख रहे हो, और ग्रेजुएशन का फिजिक्स का में 3-4 जगह मैकेनिक्स स्टडी करना है, तो पहली बार आपको ये मैकेनिक्स मिला है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटन का मैकेनिक्स को देख रहे हो।
11 12 लेवल तक न्यूटन का ही मैकेनिक्स हम लोग देखे हैं, उसी को रिकैप कर रहे हो, थोड़ा अच्छा से देख रहे हो। ये सिलेबस भी है आपका, अभी सिलेबस भी है, और इसमें कुछ नया बात नहीं है, सब 11 वाला टोटल चीज है। उसी को हम लोग थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। टोटली न्यू मैकेनिक्स मिलेगा आपको अगला सेमेस्टर सब में। अभी सेमेस्टर 1 में 11 वाला ही मैकेनिक्स है, उसको रिकैप किया है, उसको थोड़ा देख लो क्या 11 में क्या स्थिति था आप लोग का नहीं था। तो लास्टली ये देखिए क्या किया हम लोग, जब एक पार्टिकल है और उस पर बहुत सारे फोर्सेज लग रहा था, तो उस केस में जो न्यूटन सेकेंड लॉ आया, क्या किया, सभी फोर्सेज का वेक्टर सम किया, सभी फोर्सेज को ऐड कर देंगे, उसको इक्वेट करेंगे हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन से। जब एक फोर्स था तो उसी फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दिया था आप। जब एक सिंगल कोई पार्टिकल था जिस पर एक गो फोर्स लग रहा था, तब तो ऐसा हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ। और जब कोई पार्टिकल है सेवरल फोर्सेज लग रहा है, तो उस केस में न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसा हुआ। इसको लैंग्वेज में बात कर सकते हो, ये जो देख रहे हो आप सभी फोर्सेज का वेक्टर सम, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। इसको वेक्टर में रिजल्टेंट भी बोलते हैं। बहुत सारे वेक्टर को जोड़ दिया तो उसका नाम रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको लैंग्वेज में यदि इस बात को एक्सप्लेन करें तो क्या बोलेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकल, resultant force on a particle will be equal to mass into acceleration of particle। ये न्यूटन सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ अलग से देखने की जरूरत नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं आपसे, सुन लो खाली थर्ड लॉ के बारे में। मेनली यूज होना है न्यूटन सेकेंड लॉ का। कहीं भी कोई इक्वेशन सब जो बनेगा, कोई फॉर्मूला सब डिराइव करेंगे, उसमें मेनली सेकेंड लॉ का यूज होगा आपको। फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ से कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं होता है। तीनों लॉ का कुछ कुछ बात है। फर्स्ट लॉ फोर्स का डिफिनीशन है, सेकेंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला दिया, एंड थर्ड लॉ फोर्स का नेचर की बात के लिए कैसा लगेगा फोर्स। मैथमेटिकल बात ऑटो रिकॉर्डिंग करके छोड़ना होगा, याद नहीं रहता है करने से। एक है ऑटो रिकॉर्डिंग, वो शायद ऑफ है, इसलिए बार बार करना पड़ रहा है। देखिए अभी जो हम लोग थर्ड लॉ में बात किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, जितना अमाउंट का, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर सेम अमाउंट का लगाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक ऑब्जेक्ट ए था, ए लगाया बी पर फोर्स, उसको ऐसे डिनोट किया, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन ए बाय बी। इसका मीनिंग समझना इस सिंबल का, फोर्स ऑन ए बाय बी। और एफ बी ए का मीनिंग समझना, फोर्स ऑन बी बाय ए। इसको समझोगे फोर्स ऑन बी बाय ए, ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और इसका मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट। ये जो अलग अलग आप लिखने जाओगे कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, ये जो दो स्टेप में आपको लिखना पड़ा, इसको ना हम लोग एक सिंगल स्टेप में मेंशन कर सकते थे। इस दोनों बात को एक सिंगल फॉर्मूला में लिख सकते हो, एफ ए बी इक्वल टू
निगेटिव ऑफ एफ बी ए। किसी भी एक फोर्स को दूसरे से इक्वेट करो, लेकिन निगेटिव साइन लगा के इक्वेट करो। ये वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे, वहां ऑपोजिट वेक्टर एक टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ऑपोजिट वेक्टर उसी का डिफिनीशन है। ये दो वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर कहलाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट। और उस केस में उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, किसी एक को एफ ए बी को एफ ए बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ बी ए, या एफ बी ए इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ ए बी। ऐसा तब लिखते हैं जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट हो। वो वेक्टर का बात है, उस पर नहीं जाना है हमको, हम दूसरा काम करना है यहां पर। और इस फोर्सेज को एक्शन रिएक्शन फोर्सेज नाम दिया जाता है, एंड दीज टू फोर्सेज आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्सेज, एंड दीज टू फोर्सेज are called action dash reaction forces। किसी एक को एक्शन का फोर्स तो दूसरे को रिएक्शन का फोर्स। मान लो ए बी पर लगाया, इसको एक्शन का फोर्स बोलेंगे, तो बी ने जो ए पर लगाया उसको रिएक्शन का फोर्स। कोई भी एक को एक्शन तो दूसरा फोर्स को रिएक्शन। लेकिन कौन एक्शन कौन रिएक्शन ये एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर सकते हो आप। कौन पहले लगाया कौन बाद में लगाया ये बात नहीं, इसकी चर्चा नहीं करना है। दोनों बॉडी एक ही टाइम पर फोर्स लगाया, जिस समय ए बी पर लगाया उसी समय बी भी ए पर लगाएगा, थोड़ा भी टाइम गैप नहीं। इसलिए ये नहीं कह सकते हो कि पहले कौन लगाया बाद में कौन लगाया, यानी कौन एक्शन का फोर्स है कौन रिएक्शन का, ये डिसाइड नहीं हो सकता है। ये डिसाइड कर पाते आप जब थोड़ा टाइम गैप होता, कि नहीं पहले ए लगाया बी पर और कुछ देर के बाद बी लगाया ए पर। ऐसा बात नहीं है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एग्जिस्ट एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। और एक बात, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डज नॉट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन का आप पर लगा तो रिएक्शनों का क्या आप ही पर लग जाएगा? रिएक्शन का हम पर लगना चाहिए ना, नहीं? यस सर। ए बी पर लगाया तो बी क्या अपने आप पर लगा लेगा? ए पर लगाएगा। तो ये फोर्सेज डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है, सेम टाइम पर एक्ट करता है, ये सब नेचर है इस फोर्सेज का, इस एक्शन रिएक्शन फोर्सेज का ये प्रॉपर्टीज है। चलो इस बात से हम लोग बाहर निकलते हैं। हम लोग को जो मेन काम अब करना है इसमें, न्यूटन सेकेंड लॉ और इससे पहले थोड़ा सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसको डिफाइन करो, उसकी भी चर्चा अपने सिलेबस में किया हुआ है। देखो ये सब से क्वेश्चन क्या पूछेगा ये अभी अनसर्टेन है, क्योंकि टोटली नया चैप्टर है, 11 का चैप्टर डाल दिया है इस न्यू सिलेबस में। और मात्र एक के बार एग्जाम हुआ है नया सिलेबस में, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया, प्रमोट करते चला गया। तो एक बार एग्जाम हुआ है तो इस सब चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। लेकिन हम लोग इस चैप्टर को, खासकर ये पहला 2 चैप्टर को, ये 11 का चैप्टर है जो सिलेबस चेंज किया, 2018 में सिलेबस को चेंज किया, उसमें ये सब डाल दिया। सेमेस्टर सिस्टम जब किया तो ये सब डाल दिया। ये 2 फालतू का डाल दिया है, नहीं डालना चाहिए था।
इतना बड़ा फिजिक्स अभी पढ़ा हुआ है हम लोग का, और ये बेकार में ये 2 एक्स्ट्रा चाहिए जो टोटली 11 का। हालांकि डाल दिया वो भी अच्छा बात है कि 11 में नहीं ठीक से पढ़ा होगा तो वो सब अभी जान लेगा इस बहाने। क्वेश्चंस क्या पूछेगा इस पहला चैप्टर से, क्या पूछेगा, तो जो टॉपिक सेंटर ऑफ मास नाम लिखा हुआ है, इसमें आइडिया नहीं आता है कि इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे। और हालांकि क्लियरली लिखा हुआ है रिकैपिचुलेशन, ये वर्ड यूज किया है सिलेबस में। मतलब वो सब बात को एक बार याद कर लो, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होगा। से ये थोड़ी आप तो खुद भी गौर कर रहे हो कि पूछने वाला बात है, ये सब तो 11 का चीज है। यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ पूछेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछेगा नहीं, बस एक बार उसको रिकैप करने बोला गया है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कुछ बात इस सब का पूछे। जो सेकेंड चैप्टर है रोटेशनल, वहां से तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी है। हाँ, इसमें एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन को पूछने का, ओनली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले सेंटर ऑफ मास टॉपिक को हम लोग देखेंगे। सेंटर ऑफ मास, ये भी 11 में एक चैप्टर होता था, सेंटर ऑफ मास। इसकी क्या क्या है ये चीज, मैथमेटिकली तो डिफाइन करेंगे ही, लेकिन इसका पहले फायदा समझो। ये एक पॉइंट का नाम है, कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, बॉडी भी हो सकता है वो रिजिड बॉडी, या पार्टिकल का सिस्टम हो सकता है, बहुत सारे पार्टिकल का, जैसे गैसियस सिस्टम। गैसियस सिस्टम क्या है, बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, बहुत सारा मोलिक्यूल्स है। कोई भी सिस्टम हो, चाहे रिजिड बॉडी हो या पार्टिकल का सिस्टम हो या लिक्विड सिस्टम हो, गैसियस सिस्टम, कोई भी हो, सब के लिए हर सिस्टम के पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस पूरे सिस्टम के टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हो आप। ऐसा नौबत आता है कभी कभी कि पूरे सिस्टम का टोटल मास को एक पॉइंट पर रखना होता है। ऐसा देखो, एक फायदा क्या होगा, मान लो ये एक बॉडी है, एक बॉडी ये है। अब आप इसको हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस पूछे आप लोग से, तो कोई क्या करोगे, यहां से यहां का दूरी बताओगे, कोई यहां से यहां का दूरी बताओगे, कोई यहां से यहां का दूरी बताओगे, कोई यहां से यहां का दूरी बताओगे। तो सबके अकॉर्डिंग इस बॉडी के बीच का डिस्टेंस अलग अलग आ गया ना, नहीं? यस। यदि हम लोग इसको भी एक पार्टिकल मान लिए होते, इसको भी एक पार्टिकल मान लिए होते, तो इसको एक पार्टिकल मानेंगे, दैट इज इसका टोटल मास को यहां रख दिया O1 पर, इसके टोटल मास को मान लो यहां रख दिया O2 पर। तो भूल जाओ कि ये बॉडी था, इस दोनों को एक एक ठो पार्टिकल मान लो। तो अब तो सब के अकॉर्डिंग डिस्टेंस सेम आएगा। देखो, जरूरत पड़ा ना कि बॉडी बड़ा सिस्टम था, उसको पार्टिकल मानने की नौबत पड़ा। ऐसे भी कोई बड़ा चीज को भी बहुत दूर से देखा जाता है तो कैसा नजर आता है, वो पार्टिकल नजर आता है। अर्थ को भी बहुत दूर से देखोगे तो पार्टिकल नजर आएगा। तो बहुत जगह ये एक पॉइंट डिफाइन करते हैं सिस्टम के अंदर, जहां पर सिस्टम के टोटल मास को कंसंट्रेटेड माना जा सके। उस पॉइंट को बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। अब तराजू राजू सब होता है, पैन उनमें आप बैलेंस पॉइंट ढूंढते हो। यदि दोनों तरफ का वेट सेम है तो बैलेंस पॉइंट मिड पॉइंट पर आता है। यदि इस दोनों का मास डिफरेंट होगा तो फिर कहां पर जाएगा बैलेंस पॉइंट,
उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, उस पोजीशन को। उस पोजीशन का नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब कितना ग्राम, कितना केजी, ये मत समझना, पॉइंट का नाम है वो। तो पॉइंट का लोग क्या पता करता है, मास की पोजीशन? पोजीशन। पोजीशन। Center of mass is a point for system where total mass of system are assumed to be concentrated. और कहां होगा वो पॉइंट, वो कैसे पता करेंगे कि किस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है? उसको तराजू के केस में बैलेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं आप उसको। तो उसके लिए एक फॉर्मूला अभी डिफाइन करेंगे। तो देखो ये सब तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बताना चाहा इसका कि क्या चीज है ये। देखो बहुत सारे पॉइंट डिफाइन होता है बॉडी में। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, देखो इट इज ए पॉइंट फॉर एनी सिस्टम, any system where total mass of system, where total mass of system are assumed to be concentrated. इसके बारे में और ज्यादा बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, रहने दो इसको। हम इसका एगो लेक्चर भेजते हैं, पहले से है मेरे पास, उसको पढ़ के रखना। सेंटर ऑफ मास का हम लेक्चर 2-3 को भेजेंगे अभी, उसको पढ़ के रखोगे।